हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दिव्य और मेरे साथ हैं विवेक कुमार यादव फ्रॉम 19 बैच 19 बैच MBBS। तो काउंसलिंग कैसे करानी है और कैसे जाके एक सीट ग्रैब करनी है, तो आज मैं अपने बैचमेट से डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरह एक क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आपके सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के अंत में हम थोड़ा बहुत अकेडमी के कुछ जो भी वीडियो लेक्चर सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज है या फिर स्पेशल कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा विवेक से ये है कि आखिर किन्हें नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कई सारे जिन्होंने MBBS BMS BHMS और बहुत सारी एग्ज़ाम्स जो होते हैं मेडिकल से रिलेटेड ये नीट के थ्रू अब वो एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हें नीट की काउंसलिंग करानी चाहिए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो कट ऑफ लगभग +-5 इतनी ही रहने वाली है। तो अगर आपकी इतने मार्क्स आ रहे हैं या इतनी रैंक आ रही है या 1000-2000 थोड़ी सी ज़्यादा रैंक भी है आपकी, तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। और ये अभी आप अपने स्क्रीन पे यूपी स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो। तो अगर आप यूपी से हो और आपकी इतनी रैंक है तो प्लीज़ काउंसलिंग करा लीजिए। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे विवेक से ये है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वेबसाइट विच अ कैंडिडेट मस्ट रेगुलरली विजिट। जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो तो mcc.nic.in पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल, काउंसलिंग के प्रोसेस उस पर सारे वो दे देते हैं। जब नीट की रैंकिंग आती है, नीट के रिजल्ट आते हैं, उसके प्रोसेस, फिर उसके बाद फर्दर स्टेट की काउंसलिंग होती है और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनकी वेबसाइट पे दे दी जाती है। तो जैसे कि हम यूपी स्टेट्स के हैं, तो यूपी की कौन सी वेबसाइट है? यहाँ देखा जाए तो यूपी की साइट है upneet.gov.in पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल आपको दे दी जाएगी। और एक यूपी DGME की भी वेबसाइट्स हैं, उसमें भी आप कॉलेजेस के रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। updgme.in। ठीक है। तो विवेक, आप बार बार बोल रहे हो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, तो ये ऑल इंडिया सीट्स और स्टेट सीट्स क्या हैं ये? ऑल इंडिया जैसे एक मेडिकल कॉलेज होते हैं, मान लीजिए 100 सीट हैं, तो उसमें 15% सीट 85% सीट, जो 15% सीट है उस पर ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट, कहीं के कोई भी स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। यानी यूपी के केरला के जा सकते हैं, केरला के यूपी में आ सकते हैं, ये होता है। और जो 85% सीट होते हैं वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व होती है, मतलब स्टेट के लोग ही इस पर, स्टेट के स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के सारे स्टेप्स बता दीजिए और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल इंडिया में पहले हम क्या करते हैं, जैसे mcc.nic.in पे जाते हैं, वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर आप क्या होता है चॉइस फिलिंग, फिर फर्दर आप लॉक करते हैं। कई सारे स्टूडेंट होते हैं चॉइस फिल कर देते हैं, लॉक नहीं करते हैं, लेकिन आपको लॉक करना ही है, नहीं तो माना नहीं जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद से क्या होता है रिजल्ट आते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, भी रिपोर्ट करते हैं कॉलेज, फर्दर कॉलेज में तो जाते आपको हैं। उसी कॉलेज में जाना होता है जो आपको अलॉट हुआ होता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। और उसमें आपको जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनकी एक लिस्ट है। तो आप मेक श्योर करिए कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में हो, प्लस इनकी आप मल्टीपल 2-3 फ़ोटोकॉपीज़ भी अपने साथ रखिए, और 7 से 8 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ वो भी आप बनवा के पहले से रख लीजिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड होती है, फिर फर्स्ट राउंड में जिन्हें सीट नहीं मिलती वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। या तो फिर आप फर्स्ट राउंड में सीट लेने के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, तो फिर आप उस सेंटर में जिस कॉलेज में जाके सीट लेते हो वहाँ पे अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में भी आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो। तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि जो सीट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में वो कुछ स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र करती जाएगी, पर अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसकी सीट्स तो स्टेट को ट्रांसफ़र करी नहीं जाएगी, तो उसके लिए एक नया राउंड होता है जिसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और तो मॉपअप राउंड का क्या प्रोसीजर है विवेक? मॉपअप राउंड के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। जनरली मॉपअप राउंड की काउंसलिंग सेंट्रल कॉलेज के लिए होते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे एम्स हुए, एम्स दिल्ली, एम्स गोरखपुर है, और जैसे ESIC मेडिकल कॉलेज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं BHU MU। अब अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो फिर आप अपने अपने स्टेट्स की काउंसलिंग कराओ। तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में हम विवेक से पूछते हैं कि आखिर यूपी स्टेट की काउंसलिंग में कोई बच्चा कराना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं।
यूपी गवर्नमेंट के द्वारा आपको साइट दी जाती है upneet.gov.in पे। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे पहले क्या करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जैसे जो नीट फॉर्म में डिटेल आपने भरा होता है वो आप फर्दर पुट करते हैं उसमें। हाँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जनरली आप क्या करते हैं, आप साइबर कैफे से आप करवाते हैं तो उनका ना भरें, आप अपना भरें, ताकि आपको जो डिटेल भरी जाती है वो आपके पास आए। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको एक नोडल सेंटर चूज करना पड़ता है। नोडल सेंटर जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हैं। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हम वहाँ पे कराएंगे जहाँ पे हमारे जनरली ये होता है कि हमारे घर के पास हो, वहाँ पे जाके इजीली हम पहुँच सकें और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकें। तो फर्दर जो ये रजिस्ट्रेशन 7 डेज़ का होते हैं, उसके बाद आते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। यूपी के upnet.gov.in पे आपको भी मिल जाएगा कि इतने स्टूडेंट हैं, इनकी इतनी रैंक है जो यूपी में रजिस्टर कराएं और ये फर्दर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं जहाँ पे हम नोडल सेंटर चूज किए रहते हैं। एग्जैक्ट। हाँ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सबसे मेन थिंग ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आप रख लें। क्या होता है कि कई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बने होते, रीन्यू कराना है। जैसे ओबीसी के सर्टिफिकेट होते हैं हर 6 मंथ में, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है 6 मंथ पहले की मांगता है, 6 मंथ वाले रीन्यू चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए। जिनका होते जो रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जनरल का जो EWS के होते हैं वो उनके बनवाने चाहिए। तो ये अपना फर्दर सारा बनवा के रख लें। तो विवेक ने बताया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि उन डॉक्यूमेंट्स में आप नीट का अपना एडमिट कार्ड रखें, अपना नीट की मार्कशीट रख लीजिए, 10th-12th का मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आपके किसी भी 2 साल में कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट भी रखना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। उसके साथ साथ आप अपना आधार का आइडेंटिटी कार्ड भी रख लें, अपनी कई सारी 8 से ऊपर फोटोग्राफ्स रख लीजिए अपने साथ। जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपने साथ रख के एक फाइल में बनाकर आप उसको लेके वहाँ पे जाइए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही आप फर्दर काउंसलिंग में प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा विवेक, ये यूपी नीट की काउंसलिंग में जब आप नोडल सेंटर पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई डीडी लेके जानी होती है क्या? हाँ, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो आपको एक DD ले जाने, डिमांड ड्राफ्ट। जनरली जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं उसमें हम 30,000 मतलब 30,000 के लिए कराते हैं, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख के लिए एक DD लेके जाते हैं। ये सिक्योरिटी मनी के रूप में होता है। ये रिफंडेबल होते हैं। अगर आप कॉलेज ले लेते हैं, आपको कॉलेज कोई अलाट हो जाते हैं, आप कॉलेज ले लेते हैं तो आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज अलाट हो जाते हैं, अपने कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हैं तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो नोडल सेंटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक DD भी सबमिट करते हो। वो DD अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करानी है तो 30,000 की होती है और 2 लाख की होती है अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग साथ में करानी है तो। एक बारी ये जो DD आप बनाते हो ये UPDGME के नाम पे आपको इशू करानी होती है अपने बैंक से, और फिर ये DD जैसे डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, इसको सबमिट करने के बाद ही आपकी काउंसलिंग फर्दर प्रोसीड होती है। तो मान लीजिए विवेक, अगर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ओके हो गया, सब कुछ सही है, तो उसके बाद फिर क्या करना होता है हमें? आपका आता है चॉइस फिलिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग में हम क्या करते हैं, कॉलेज का ऑर्डर भरते हैं। आपको जो पसंदीदा कॉलेज है तो चॉइस फिलिंग आप ऐसे करिए कि जो कि सबसे ड्रीम्ड कॉलेज हैं उनको सबसे ऊपर रखें, जैसे KGMU, राम मनोहर लोहिया, GSVM, MLN मेडिकल कॉलेज, MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। और इसके बाद फिर आप जितने भी पुराने कॉलेजेस हैं आप उनको रख दीजिए। उसके बाद फिर 2019 में स्टार्ट हुए कॉलेजेस आप उनको अपनी प्रायोरिटी वाइज रखिए, और फिर अभी 2021 में जो कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं उनको आप सबसे लास्ट में अपने प्रेफरेंस पर रखते हैं। तो जनरली एक ये आइडियल चॉइस फिलिंग होती है। इसके बाद फिर आपका इंडिविजुअल, क्योंकि चॉइस फिलिंग सब्जेक्टिव होता है कि हो सकता है कोई कॉलेज आपको अच्छा लगता हो पर मुझे ना लगता हो, कोई कॉलेज आपके घर के पास हो पर मेरे घर से दूर हो, तो सबकी अलग अलग चॉइस फिलिंग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से होती है। तो आप देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो, उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग को भरिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेप आप बिल्कुल ना भूलें, चॉइस फिल करने के बाद उसको लॉक भी आप उसको करना है। चॉइस फिलिंग के आपको दिया जाता है 7 डेज अराउंड में दिए जाते हैं चॉइस फिलिंग। तो चॉइस लॉकिंग में आपने क्या, रजिस्ट्रेशन टाइम में जो आप मोबाइल नंबर डाला होता है उस पर OTP जाता है फर्दर, तो वहाँ से आपको चॉइस OTP डाल के आपको लॉक हो जाता है। तो चॉइस लॉक करना सबसे मेन थिंग। भले आपने
ऑर्डर में रख दिया हो, लेकिन आपको चॉइस लॉक करना ज़रूरी है। अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया प्लस डीडी सबमिट कर दी। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि चॉइस फिलिंग करते हो, फिर चॉइस फिलिंग के रिजल्ट का वेट करते हो। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर आपको साइन कर दिया जाता है। फिर आप अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट लेते हो और उस कॉलेज में जो आपको अलॉट होता है वहाँ पे आप रिपोर्ट करते हो, अगर वो कॉलेज आप लेना चाहते हो तो अगर आपने जैसे ही आप उस कॉलेज में गए जहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है और वहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी करनी होती हैं, जैसे कि आपका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। आपको पूरी तरीके से मेडिकली चेक किया जाता है और मेडिकल चेकअप करने के बाद आपको एक बॉन्ड भी भरना होता है। यूपी में ऐसा है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद 2 साल आपको गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करना कंपलसरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो ये बॉन्ड भी आप भरते हो, यानी कि इसको बोलते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड। ये आप 100 रुपये के स्टैम्प पे बनवाते हो किसी भी अपने वकील को हायर करके। ये अक्सर आपको कॉलेजेस के आसपास ही मिल जाते हैं। तो एक तो ये बॉन्ड बनाओगे, फिर एक आप एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवाओगे और एक डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन एफिडेविट डिक्लेरेशन फॉर्म भी बनाना पड़ता है जो कि 50 रुपये के स्टैम्प पे बनता है। तो ये सारे बॉन्ड और एफिडेविट्स और ये बनवाने के बाद भी ये भी आपको कॉलेज में वहीं पे सबमिट करना होता है। इसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड भी अपने साथ रखिए, जैसे कि आधार, वोटर आईडी, मतलब आधार आपके पास होना ही चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने साथ रखिए और ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, आप मेडिकली फिट हो और आपने सारे एफिडेविट्स भी बन दिए, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। आप वहाँ पे एक सीट एक्वायर कर लेते हो यूपी स्टेट कोटा से। हाँ, 8 फोटोग्राफ भी आप लेते जाइएगा। फोटोग्राफ की बहुत ज़रूरत होती है। अपने साथ। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली तो है पर वो अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये तो 2 कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि फर्दर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कैसे होती है विवेक? क्या उसके लिए हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या उसी रजिस्ट्रेशन से काम हो जाता है? नहीं, जैसे जो फर्स्ट राउंड में अगर ऑलरेडी उन्होंने रजिस्टर किया है तो कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर किया तो वो फर्दर उनका जो स्टेट मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड के लिए अलग से फिर से बनती है। या सेकंड राउंड में अगर कोई फर्स्ट राउंड में ना करा पाया हो या उनकी डीडी नहीं बन पाई थी तो वो ना करा पाया तो वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उनकी दोबारा मेरिट लिस्ट आती है सेकंड राउंड की और फिर वही प्रोसेस होते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना डीडी ले जा करके जो नोडल सेंटर पे, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, फिर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आता है। सेकंड राउंड में जो आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गए तो लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप जो सिक्योरिटी मनी के रूप में जो डीडी आप जमा करते हैं वो जब्त कर ली जाती है। तो उसके बाद मॉपअप राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड में वो बच्चे जा सकते हैं जिन्हें सेकंड राउंड में भी कोई सीट्स नहीं मिली है। तो क्या मॉपअप राउंड में भी एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? हाँ, मॉपअप राउंड के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। मॉपअप राउंड की अलग से मेरिट लिस्ट बनती है। जनरली मॉपअप राउंड में ज़्यादा सीट नहीं आते, 20, 10, 15 ऐसे ही आती है। तो उसमें अगर शुरुआत की देखी जाए तो कम से कम 50-60 रैंक तक जनरली आप जाए। तो उसके बाद फिर मॉपअप राउंड में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, बना लिया, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बना लिया। उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट करना होता है कलाम सेंटर में, KGMU जाके, लखनऊ। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है विवेक? वहाँ पे आप जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके मेरिट लिस्ट बन गए, आप वहाँ जाते हैं कलाम सेंटर पे। KGMU यूपी की जो काउंसलिंग्स होती हैं कलाम सेंटर्स में ऑन द स्पॉट आपको सीट अलॉट होती है। कम फर्स्ट एंड गेट फर्स्ट। अगर आप वहाँ पे जाते हो वहाँ पे प्रेजेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि जब भी आपको बुलाया जाए मॉपअप राउंड में, आप वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर रहें। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में टॉप पे हो तो आपको इमीडिएटली वो सीट आपको जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आपके रैंक वाइज आपको अलॉट कर दी जाती है। सो दिस वॉज इट। दिस वॉज जस्ट लाइक अ ओवरव्यू कि जिसे काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्या करना है, अभी नीट का रिजल्ट देके आए हैं, इतना स्ट्रेसफुल माहौल था, तो आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा कम करने के लिए ये बेसिकली एक वीडियो था। अब इसके बाद फर्दर अगर आप काउंसलिंग की डिटेलिंग्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप विवेक को पर्सनली उनके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और फर्दर आप कमेंट्स में भी कर सकते हो। तो कमेंट्स की भी रिप्लाईज वगैरह हम दोनों देने की पूरी कोशिश करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सब इतनी मेहनत करके अपने पढ़ाई को, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखा और पेपर दिया, और उसके बाद अगर आप
इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन द कॉलेज, बेस्ट ऑफ लक. इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर अस कि हम भी सीनियर्स बन रहे हैं और आपके साथ एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा. उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हो किसी रीजंस की वजह से, हो सकता है कोई स्टडी में डिस्ट्रैक्शन आ गया हो, ब्रेन आपका उतना साउंड ना रहा हो उस मोमेंट पे, या फिर आप अपना बेस्ट ना दे पाए हों, या फिर आप बीमार पड़ गए हों किसी भी रीज़न से, तो रिमेंबर दिस इज़ नॉट द एंड. आप अभी भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बाकी हैं. आप दोबारा से अटैम्प्ट दे सकते हो, और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें जाके अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन सकते हो. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ शुड बी to improve yourself, become a better individual, serve to the peoples, and make India great. So yeah, this was it about everything about this video. Now let me tell you something. There's a special prize week going on Academy, in which you can avail a discount of 20% in total. तो इस स्पेशल वीक में 10% स्कॉलरशिप तो आपको अकेडमी की तरफ से मिल रहा है, और आपको अनदर 10% के लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ माई रेफरल कोड दिव्य सागर. अगर आप ऐसा करते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 10th of November to 17th of November, you will be getting a scholarship of 20% in total in both of these courses, NEET UG Iconic and NEET UG Plus courses. Another fancy thing to know is that now it's possible to crack NEET from DLP. For example, 5 Unacademy cracked NEET with under 500 rank, 10 with under 1000 rank. Also, you can give this test going on Unacademy Revive. Again, use code, my referral code Divisagar, to enroll in this course for free, which is on 14th of November at 2 p.m. The winners will get exciting prizes. Rank 1 to 100 will get a 100% scholarship. From 100 to 200 will get a scholarship of 50%. Top 3 rank holders are getting an iPad. Rank 4th to 10 are getting Amazon vouchers. Also, the top 100 will be mentored by the top educators at an academy. Through these tests, you can practice also for NEET UG. This new thing that there are new batches starting. For example, Super Achiever Batch 3.0, NEET Dream Team 2.0. So both of these courses are starting from 10th of November 21. So if you're interested, you can enroll in them. NEET UG Compact, you can give this on every Sunday 11 a.m. 45 minutes, 28 questions. You can be getting a scholarship from a pool of 4 crores. Thank you so much for watching the video. We will meet soon again in the next video. Thank you so much. Like, share and subscribe. Also, like, share and subscribe. Don't forget.